वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 5 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए, कोई भी सेल हो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है, मतलब अलग रखती है। देखिए, जैसे सेल है, इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। अब देखिए, इसके अलावा लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल्स के सेल्स होते हैं, उनके अंदर कई सारी केमिकल एक्टिविटीज रहती है जो सपोर्ट करती है सेल के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शंस को। टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेल्स विद इन देमसेल्फ। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि सेल के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस या केमिकल एक्टिविटीज एक दूसरे से सेपरेट रहे, मतलब एक दूसरे के साथ ना मिले, इसलिए सेल्स यूज करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स का, और इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ऑर्गेनेल्स। इन ऑर्गेनेल्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है, जिस वजह से एक केमिकल रिएक्शन दूसरे केमिकल रिएक्शन से सेपरेट बनी हुई रहती है। देखिए, जैसे कि सेल है, इस सेल के यहां पे एक सेल ऑर्गेनेल है और यहां पे एक सेल ऑर्गेनेल है। अब इस सेल ऑर्गेनेल के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी, या इस सेल ऑर्गेनेल के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी। अब ये केमिकल रिएक्शंस आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। वो इसलिए क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हो रही होती है। तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल्स के सेल्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स का यूज करते हैं ताकि उनके अंदर जो एक्टिविटीज या जो रिएक्शंस हो रही हैं वो आपस में सेपरेट रहे, वो आपस में ना मिले। देखिए, ये एक फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग रखता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। देखिए, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखी जा सकती हैं। देखिए, इससे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विच वी विल डिस्कस नाउ। अब देखिए, जो जो सेल ऑर्गेनेल्स हमने आगे पढ़नी है उसका यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल। देखिए, जो सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सेल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सेल के लिए कुछ क्रूशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर भी बोला जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। अब देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉन्ग ट्यूब्स या राउंड या ऑब्लॉन्ग बैग जैसे कि वेसिकल्स होते हैं उसकी तरह दिखता है। देखिए, जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसका भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आरईआर बोला जाता है, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे एसईआर बोला जाता है। देखिए, माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होगा वो हमें रफ दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है राइबोसोम। देखिए, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस पे हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जिन्हें बोला जाता है राइबोसोम। अब इन्हीं राइबोसोम की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमें रफ दिखता है। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, सारे एक्टिव सेल्स में राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है राइबोसोम, और ये राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब ये प्रोटीन सेल के उस पार्ट पे जाएगा जहां पे प्रोटीन की जरूरत है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम नहीं मिलता है। अब अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होगा तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी और चीज का सिंथेसिस करता है। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली
फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड का सिंथेसिस करता है, जो सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं और सेल मेम्ब्रेन की बनने की प्रोसेस को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड्स की। प्रोटीन बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और लिपिड्स बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करती हैं, तो इसका आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, कुछ प्रोटीन और लिपिड्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं। एंजाइम्स को बोला जाता है बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कई सारी रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। देखिए, भले ही डिफरेंट सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखने में अलग हो, पर यह हमेशा नेटवर्क सिस्टम बनाता है। फिगर 5.5 में एनिमल सेल को दिखाया गया है। एनिमल सेल पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए, एनिमल सेल की कवरिंग को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद कुछ सेल ऑर्गेनल्स आते हैं जैसे गोल्गी एपेरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ बोला जाता है। अब अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। इसके अलावा राइबोसोम अलग से भी पाए जाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि राइबोसोम हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही जुड़ा हुआ हो, राइबोसोम अलग से भी मिलता है। इसके अलावा एक सेल ऑर्गेनल आता है जिसका नाम है लाइसोसोम। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। इसको हमने आगे पढ़ना है। यहां पे न्यूक्लियर एनवेलप को दिखाया गया है। न्यूक्लियर एनवेलप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। मेनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है, मतलब उसमें छेद रहते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज बनती है वो इन छेद से होते हुए साइटोप्लाज्म में आ जाती है। और एनिमल सेल का जो बीच का पार्ट होता है उसे बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए या प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मतलब जब सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड होते हैं उस टाइम पे सेंट्रियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन होता है कि ये चैनल्स की तरह काम करता है। मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, स्पेशली प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, और इन मटेरियल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म के डिफरेंट रीजन्स में, या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करता है एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये साइटोप्लाज्म या सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस प्रोवाइड कराता है कई सारी केमिकल एक्टिविटीज को करने के लिए। मतलब कई सारी केमिकल एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जैसे कि वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऐसे एनिमल्स का जो लीवर सेल होता है उसके अंदर एसईआर जो होता है वो एक क्रूशियल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पॉइजन और ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन में। मतलब पॉइजन और ड्रग के असर को एसईआर खत्म कर देता है। फिगर 5.6 में प्लांट सेल को दिखाया गया है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यह सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही मिलता है, मतलब एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। प्लांट सेल के इस पार्ट को बोला जाता है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में भी पाया जाता है, पर एनिमल सेल के अंदर या तो वैक्यूल बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है, पर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है।